वेलकम बैक टू उठो जागो। आज की सीरीज़ में बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि इस पेज पे मैं आपको वापस लाऊंगी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज। आगे चलते हैं कि हाउ टू बिगिन। ओके, हाउ टू बिगिन मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है। कोई अगर आपने पहले नहीं दिया है इट्स फाइन। अब स्टार्ट कैसे करना है, अगर दिया भी है तो कैसे स्टार्ट करना है आपके लिए। आप इसे 2x पे भी सुन सकते हैं अगर आपके लिए ये काम का नहीं है, बट जस्ट टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू कि क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले देर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्सेज, द टाइमलाइन इन विच यू हैव टू फॉलो देम, देन अबाउट द टेस्ट सीरीज। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये सब बच्चों का। उसके बाद आपको रिविजन्स कैसे करनी है, बिकॉज सी इफ़ यू रीड इट वंस और ट्वाइस सर, नो मैटर वॉट, पेपर में वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। तो अनटिल आप ये चीज़ कुछ भी दिमाग में रख के पढ़ना कि अगर आप कम से कम उसको 4 से 5 बार रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट रीड दैट। ओके, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज़। रिविजन्स की कैसे इटरेशंस होनी है, कैसे स्वॉट एनालिसिस करना है वो बताऊंगी। उसके बाद करंट अफेयर्स, वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके, तो ये सब हमारी इस वीडियो का क्रक्स है। ओके सर, ओके। नंबर 1, सोर्सेज। तो सोर्सेज क्या रहने चाहिए? सोर्सेज के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इको, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी। मतलब ये मैंने अपने हिसाब से रखा है, आप इसे पढ़ के अपने हिसाब से ऐसे एनालिसिस बनाएंगे, इसलिए मैंने डाला है। अच्छा, तो जो बेसिक होता है वो हमारा क्या होता है? सबसे पहले पॉलिटी है। सर, let me tell you this one thing very clearly, be it rank 1, be it rank 800, everybody reads the same thing. So what is that which makes the difference in the prelims? It is the aptitude solving approach. Sir, this is an that is why it is called as MCQ paper. यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड चेक होता है कि कभी अगर आपको प्रॉब्लम में डाल दिया जाए तो आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। सर, उतना ही काम है इस प्रीलिम्स के पेपर का। कि बिकॉज सी व्हाट दिस जॉब डिमांड्स कि आपका चैलेंजिंग सिचुएशंस में दिमाग ठीक तरीके से काम कर रहा है, कॉमन सेंस आप अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। सिमिलरली इज दिस पेपर सर, सबको पता है 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को नहीं आते हैं, तो फिर कैसे आ रही है कट ऑफ? कैसे बच्चे फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, ईयर आफ्टर ईयर प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं? हैव यू नोटिस्ड वन थिंग? एक बच्चे का प्रीलिम्स नहीं निकलता ना, वो नहीं निकलता, और इसका एक बार ही निकल गया ना, वो कभी नहीं रुकता। क्यों? क्या पढ़ लिया उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं पढ़ा सर, उनके अंदर एप्टीट्यूड डेवलप हो गया है। तो वो एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर उससे पहले ये बेसिक मिनिमम सोर्सेज पढ़ने ही है। ये बेयर मिनिमम है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये हर किसी ने पढ़ा है, आपको भी पढ़ना है। तो स्टार्टिंग विथ पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, नो अदर सोर्स। ओके, लक्ष्मीकांत और क्लास 11th की जो एक NCERT है पॉलिटिकल थ्योरी करके, उससे जो आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज इंक्रीजिंग ट्रेंड ईयर बाय ईयर वी कैन नोटिस दे आर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, लॉ एंड लिबर्टी में क्या फ़र्क है ना। दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। फिर एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, दे आर राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। तो एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियरली मैंशन, मतलब यू शुड हार्डली बी टेकिंग 7 days फॉर दिस एंड दिस शुड बी डन। तो पॉलिटी के लिए हमारा ये सोर्स हो गया। उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री। आई एम हिस्ट्री ऑप्शनल सर, so I can suggest you with the increasing trend that first of all spectrum is still useful. I would not deny this fact, it still remains relevant, okay, for your modern India. I think this should suffice for the most possible questions that can come in the paper, but if you have time you can glance through this Bipin Chandra book, NCERT, if you have time, and I think you have। अभी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब एक रीडिंग के बाद अगर आप इसे पढ़ेंगे। सर, आफ्टर दैट आई विल से कि एंशियंट की पुरानी वाली NCERT से ज़्यादा रेलेवेंट अब मुझे थीम्स वाली NCERT लगती है, क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकली है। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो मतलब दोनों में सेम ही है, मतलब इतना कुछ फ़र्क नहीं है, बट यू कैन चूज़ बिटवीन, मतलब एक चैप्टर आप इससे पढ़िए, एक इससे पढ़िए, एक ही पढ़िए, दोनों नहीं पढ़ने। एंशिएंट के लिए, मिडीवल के लिए यू शुड रीड थीम्स वाली NCERT।
आई डोंट नो द वो बिकॉज आई हैव ऑप्शनल एंड मैंने मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रखा है. मैंने थीम्स वाली एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, बट क्वेश्चंस आपके सॉल्व यहाँ से हो सकते हैं. जैसे आई कैन काउंट वो विजयनगरा में मंडपा वाला क्वेश्चन था, वो साइड में एक ग्लॉसरी बनी हुई थी सर, उसमें डायरेक्ट हिट था वो वहाँ से. तो वो आप उन पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस करिए जो साइड में डेफिनेशंस और डायग्राम्स होते हैं. एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न. आर्ट एंड कल्चर के लिए आप फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी कर सकते हैं. और यू शुड बी फोकसिंग एक्सटेंसिवली ऑन PYQs थीम्स. आई विल टेल यू हाउ. मतलब बेसिक सोर्स यही है. हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट के लिए व्हाट आई फॉलो इज़ एंड व्हाट आई फील इज़ वेरी गुड इज़, मैंने PMFIS के नोट्स पढ़े हैं. ये आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है. इसके बाद मैंने एनवायरनमेंट की जो 12th की NCERT के लास्ट 2 चैप्टर्स हैं, दे आर हाईली रेलिवेंट. आप उसके नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको बार बार उस पर ना जाना पड़े. एंड स्पेशल फोकस आपको मैपिंग और करंट अफेयर्स पे करना पड़ेगा सर. ये हम आगे करंट अफेयर्स में कवर करेंगे. तो एनवायरनमेंट के लिए दिस शुड सफाइस एंड ऑब्वियसली द PYQs. आफ्टर दैट ज्योग्राफी. ज्योग्राफी से इंक्रीजिंगली यू कैन सी दे आर आस्किंग वेरी बेसिक क्वेश्चंस, पर वो उनको इतना घुमा फिरा के पूछते हैं कि उस टाइम पे आपका दिमाग काम नहीं करता. जैसे मैं अभी बताती हूँ, आई वॉज डिस्कसिंग विद वन एस्पिरेंट दैट डे कि एक क्वेश्चन आया था कि P वेव्स जो हैं आपकी, P वेव्स, दे आर पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन. ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है क्लास NCERT में. तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या डाल दिया कि P वेव्स मूव टू एंड फ्रो एंड वी नो S वेव्स आर परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन. तो उन्होंने डाल दिया S वेव्स जो हैं दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, विच इज़ राइट. बट चूंकि उस टाइम आपका दिमाग नहीं चल रहा होता, मेरा जो एस्पिरेंट जिनसे मैं बात कर रही थी, ही साइड बहुत अटपटा लगा, मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया. इट वॉज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन सर. तो दैट इज़ वाई गोइंग बैक टू स्क्वायर वन, आपका मेंटल एप्टीट्यूड और आपका काम एंड कंपोजर चेक हो रहा है वहाँ पे. तो वो तो हर टाइम मेंटेन करना ही है, दैट गोज़ विदाउट सेइंग. बट स्टिल NCERTs क्लास 11th एंड 12th एंड अगेन रिलेटिंग दैम विद द नोट्स ऑफ PMFIS. ठीक है, इनफ. ज्योग्राफी. मैप पे हम आएंगे. मैप एंड करंट अफेयर्स आई एम गोना टेक अ सेपरेट सेशन फॉर बोथ ऑफ देम. मैं आपको PYQs दिखाऊंगी, ट्रेंड एनालिसिस दिखाऊंगी, विद एविडेंस दिखाऊंगी. अब मेरी बात मत सुनना, वो देखना, क्वेश्चंस देखना. एक सर आपको अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यू शुड बी हैविंग अ स्पेसिफिक वो टैप ऑन प्लेसेस इन न्यूज़ विच आर हैपनिंग. जैसे अभी आइसलैंड में एक वोल्केनो था, एरिट्रिया में कोई कूप हो रही है, गज़ा में अभी जो भी हो रहा है. तो यू शुड बी अवेयर. जब जैसे रेड सी के बारे में हो रहा है, तो यू शुड बी अवेयर कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उसके आसपास. तो आई थिंक दैट्स हाउ यू कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम. उसके बाद इकोनॉमिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सर वैसे तो ये सब पढ़ने का टाइम जा चुका है, आप देख रहे हैं तो काफ़ी लेट हैं, बट स्टिल हार्ड वर्क बीट्स एवरीथिंग. तो इस पे मैं आपको यही कहूँगी कि मृणाल सर के नोट्स पढ़े हैं मैंने, अब पढ़े हैं, पर उससे पहले मैंने वाजीराम में कोचिंग ली थी, तो मेरे पास वाजीराम के भी अपने नोट्स हैं. तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दी है. सेकेंड प्रायोरिटी पे जो मुझे यहाँ समझ नहीं आया वो मैंने यहाँ करा है. वेरी सिलेक्टिवली पढ़े हैं मैंने ये, क्योंकि आई हैव ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती इसमें जनरली. बट आई थिंक दोनों में से कोई एक लेना है. एंड मत समझ लीजिएगा इसे, ये और है. यू हैव टू क्यूमुलेटिवली इसको सप्लीमेंट करना है आपको करंट अफेयर्स की मैगज़ीन के साथ. हालांकि हम करंट अफेयर्स पे फिर बात करेंगे, पर यू शुड बी ऑलवेज क्लियर कि करंट अफेयर्स की मैगज़ीन में देर आर 2 पार्ट्स. मैं आऊँगी उस पर फिर भी मंथली एंड ईयरली आप जो भी यूज़ करते हैं, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगी. मंथली ईयरली में से आप कोई एक पढ़िए सर, दोनों मत पढ़िए. ये बेसिक नोट्स हो गए आपके, ये करंट अफेयर्स आपने कवर कर लिए. एंड लास्ट अगेन PYQs. दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स दैट आई कैन रिकॉल. उसके बाद आता है हमारा साइंस. तो साइंस इज़ इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट, और आप देखेंगे इसका ट्रेंड हर साल बाय साल बढ़ता जा रहा है. तो मैंने क्या किया इसके लिए पर्टिकुलरली, सर आई एम वेरी वीक इन साइंस, बट लॉट ऑफ फ्रेंड्स विच हैव क्लियर्ड एवरी ईयर बाय ईयर.
6th 7th 8th की NCERTs you have to read very selectively, you have to skim through them, okay? और इट इज़ वेरी हाईली एडवाइजेबल कि आप उनके शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि बिकॉज अगेन गोइंग बैक टू स्क्वायर वन, आपके पास बार बार टाइम नहीं होगा टू रीविजिट दैम, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक बुक आपकी 1-2 पेजेस में आ जानी चाहिए, वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक्स। करंट अफेयर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन साइंस। करंट अफेयर्स को आपको टैप करना है, जैसे अभी इस साल क्वेश्चन आया था बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर आया था, सरफेस टू सरफेस हैं या एयर टू एयर हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर करके रखनी है। तो करंट अफेयर्स आप ईयर एंड आएगा उससे कंप्लीट अपनी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अपना पहला काम कर लिया है, हमने अपने सोर्सेस कर लिए हैं। अब इसके बाद आ जाती है हमारी टाइमलाइन। दिसंबर इज़ गॉन, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई को काउंट नहीं करते। 4 मंथ्स हैं आपके पास। 4 मंथ्स में आपको कैसे करना चाहिए? जनवरी में यू शुड बी डन विथ योर बेसिक मिनिमम रिविजन, कि इसके बाद आपको अपनी बुक्स के पास वापस ना जाना पड़े। जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आप वो बना लो, स्टैटिक अपना कवर कर लो। आपका कुछ पेंडिंग काम है ऑप्शनल का, हालांकि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, पर अगर अभी आप कर रहे हैं तो जो पेंडिंग है आप उसको फिनिश कर लीजिए। इतना काम आपका जनवरी में हो जाना चाहिए, ठीक है जी। जनवरी में इतना काम आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है आपका फेब में जो है आप अपने सेक्शनल टेस्ट लगाने स्टार्ट करिए। अब आपको क्या करना है अपने लिए, सी एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आपको कोई कह रहा है पॉलिटी मुश्किल है, हिस्ट्री मुश्किल है, आप उनकी बातों पे मत जाइए। आपके कौन से क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस में एक्यूरेसी गलत आ रही है, आपको वो एनालाइज करना है। अब आप इसमें करेंगे, फरवरी में करेंगे। सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट करने हैं आपको सब्जेक्ट वाइज अब आप करेंगे। आप ऐसे डेज ईयर मार्क कर सकते हैं कि मैं पॉलिटी को 5 डेज दूंगा, तो 5 डेज में आप 5 टेस्ट करेंगे। उसके जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको एक मिस्टेक्स चार्ट हमेशा बना के रखना है। एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स जर्नी। इस मिस्टेक्स चार्ट में आपको देखना है कि आपका नॉलेज गैप आ रहा है, या आपका एप्टीट्यूड प्रॉब्लम है, या आपका रिविजन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको ये रियलाइज़ करना है। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करने। उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। एवरी 2 डेज़ के बाद यू हैव टू डू 1 टेस्ट। अगेन मिस्टेक्स चार्ट, कहाँ गलती हो रही है, कितनी एक्यूरेसी है। सर आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, ये AQ आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज दिस AQ? यू हैव टू एनालाइज प्लस अटेम्प्ट। व्हाट अटेम्प्ट? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपका जो है इक्विलिब्रियम आ रहा है। इस एनालिसिस और अटेम्प्ट के साथ साथ आपको अपनी एक्यूरेसी देखनी है। सर अगर आपको कोई कह रहा है कि यू स्टार्ट डूइंग 90 क्वेश्चंस, यू स्टार्ट डूइंग 80 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस, आप मुझे एक बात बताइए, या क्या ये आपको मेंटल स्लेवरी नहीं लगती? आई एम सॉरी टू से दिस, बट आई वुड पुट दैट इन वेरी ब्रूटल वे, एज क्लियरली एज पॉसिबल। आपने एडिटोरियल का काम किसी को दे रखा है कि भैया तुम एनालिसिस बना देना, तुम मुझे दे देना, मैं पढ़ लूँगा, वो पढ़ लूँगा, मैं 30 मिनट का एनालिसिस सुन लूँगा, पर मैं 30 मिनट लगा के खुद नहीं पढ़ सकता। तुम भैया मुझे करंट न्यूज़पेपर पढ़ के करंट अफेयर्स की मैगजीन बना दो, वो मैं 2-2 दिन लगा के पढ़ लूँगा, पर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूँगा, है ना। मतलब और तुम मुझे ये भी बता देना कि प्रीलिम्स का पेपर कैसे करना है, मैं 2 घंटे की वो वीडियो सुन लूँगा, पर मैं 2 घंटे में लगा के एक पेपर 10 दिन तक ये नहीं देख पाऊँगा कि मैं कैसा कर पा रहा हूँ। मतलब व्हाट इज़ दिस इफ़ नॉट मेंटल स्लेवरी? अब हर इतनी स्पून फीडिंग की आपको आदत है। सर लेट मी पुट दिस वेरी क्लियरली, यू शुड स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विसेज राइट अवे एंड गो एंड डू सम वेरी मीनियल जॉब, जहाँ पे आपको अपना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल को यू विल बिकम चीफ सेक्रेटरी और समथिंग, आपको कोई आके बोलेगा कि अभी जो मीटिंग हुई है उसके मिनट्स दीजिए, आप क्या बोलेंगे? अरे रुको ज़रा, मैंने ये काम किसी को डेलीगेट कर रखा है, क्योंकि मैंने तो कभी पढ़ाई करी ही नहीं, मैं तो कभी ये काम करता ही नहीं था, मैं तो दूसरों से मांग लेता था कि भाई तुम मुझे दे दो, तुम बता दो। क्यों आप ये काम खुद नहीं कर पाते हैं? सर व्हाट स्टैंड्स इन द वे इज़ द वे। आप प्लीज़ इस रोड ब्लॉक को अपने दिमाग से हटाइए।
यही टाइम है, दिस इज़ द ओनली वे, दिस इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट प्रीलिम्स, वरना सर देते रहना 6 भी ख़त्म हो जाएंगे, 12 में भी नहीं निकाल पाओगे। पेपर करो, अपना इक्विलिब्रियम निकालो और अपने लिए खुद डिसाइड करो। स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ कि मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं जिसमें मेरी एक्यूरेसी आ रही है एंड विच इज़ सफिशियंट फॉर मी टू क्लियर द प्रीलिम्स। आप एक बात बताओ, हालांकि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, बट स्टिल टू पुट इट वेरी क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू, क्या कट ऑफ जा रही है 85 to 90 के बीच में। मैं कहती हूँ इस बार एट मैक्स 90 से ऊपर कहीं नहीं गई होगी। हाउ मच दिस बिकम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी, सो एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस, राइट। 45 questions, you have to do 45 questions correctly. Now how this balance becomes after doing all your positives and negatives, can't you decide this on your own? What else do you need? टाइम चाहिए ना, खुद का टाइम चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से हटा लो, मत बात करो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, इंस्टाग्राम स्क्रॉल मत करो, रील्स मत देखो, उधर से मार्क्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ से। थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो, टाइम लगा के पेपर सॉल्व करो। मैं कह रही हूँ अगर आपने 10 पेपर कायदे से सॉल्व कर लिए ना, यू विल हैव दिस एनालिसिस फॉर यू कि मेरी एक्यूरेसी कितने में आ रही है और मैं कितने क्वेश्चंस करके आऊँ। क्यों मेंटल स्लेवरी हो रखी है भाई, ख़त्म करो इसे। टाइमलाइन हमारी हो गई डिस्कस, इमोशनल हो जाती हूँ मैं थोड़ा सा। टाइमलाइन हो गई, टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको बता दिया है। टेस्ट सीरीज़ पे चलो एक बार आ जाते हैं। टेस्ट सीरीज़ के बारे में 2 तरीके की होती हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं और आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट मैं आपको नहीं बोलूँगी, पर फिर भी बोलना चाहूँगी, पर्सनली मुझे जो है ना फोरम के फुल लेंथ टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं और विजन के सेक्शनल्स मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब जितने ही मुश्किल होते हैं ना, उतना ही आप बेस्ट प्रिपेयर्ड होते हो। और आप इनमें इमोशनल मत हो जाया करो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हो गया, जो सही हुआ उस पर भी ध्यान दो कि भैया ये सही कैसे हो गया, क्या सोचा था तो मैंने, ये सही हो गया। तो आई थिंक और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब इस पे मत जाना, ये खुद करो, वही काम है, मेंटल सोवरेनिटी लाओ भाई अपनी, मेरे से मत पूछो, खुद करो टेस्ट। अब करने कितने वो देखो, तो उसमें आपकी चॉइस आ जाती है कि आपको कितने करने हैं। Anywhere between 50 to 65 tests, if done very diligently, incredibly, and in a very dedicated manner, I can assure you that you will clear this prelims. बशर्ते you should apply अपना, मतलब एकदम स्क्रैच, एकदम रॉश स्टार्ट करो यार। फर्स्ट टेस्ट पे मैं कहती हूँ तुम्हारे 10 मार्क्स आए, बट सेकेंड टेस्ट में इम्प्रूवमेंट जिसको मैं कहती हूँ वो क्या होती है कि यू शुड नॉट बी रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन, ओके। डू नॉट डू दिस ब्लंडर सर, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन दिस लाइफ। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। उनको मैं कह रही हूँ अपना जो टेबल है ना उसको पूरा खाली कर लो, जो आपका टेबल होता है, और उस पर कितना बड़ा पेपर लगाओ, शुड ओनली बी ऑन मिस्टेक्स चार्ट कि देखो मैं ये गलती करता हूँ, ये गलती करता हूँ, कि मैं डम बैस हूँ, देखो मैं अभी भी यही गलती करता हूँ। जितना आप अपना क्रिटिकल एनालिसिस करोगे ना, उतना आपके लिए बेटर है, और उतना ही आई विल टेल यू, द मोर यू विल पनिश योर सेल्फ फॉर योर ओन मिस्टेक्स, द लेस you will allow people to do that for you. Nobody in this world should be capable enough to come and say कि oh I'm punishing you with this. You do that for yourself. Okay, तो mistakes chart बनाओ and every day make new mistakes. इतनी मिस्टेक्स कर लीजिए आप और उसका एनालिसिस कर लीजिए। मैं बार बार एक ही शब्द बोल रही हूँ यार, बार बार सोच लो क्यों बोल रही हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है यार आपसे, मैं बस ये चाहती हूँ जो गलतियाँ मैंने करी, जो मेरे जानने वाले लोगों ने करी, आप उसको ना करें, आप उससे बच जाएं। चाणक्य कहता है यू डोंट लिव लॉन्ग इनफ टू डू ऑल द मिस्टेक्स बाय योरसेल्फ। सीख लो यार, अभी भी वक्त है, ठीक है। बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत प्यारा है ये सारा, इतना पैराफर्नेलिया है कि सोच समझ के डिज़ाइन किया हुआ है सर ये एग्ज़ाम। चलो इमोशनल नहीं होते, न्यू मिस्टेक्स करनी है, अपनी गलतियों से सीखना है, एंड दिस इज़ द ओनली मोटिव ऑफ टेस्ट सीरीज़, ठीक है। कोई नॉलेज चेक नहीं हो रही सर, कोई नॉलेज चेक नहीं हो रही। AIR 1 में भी और AIR 100 में भी कोई खासा फ़र्क नहीं होता, बस उनके कॉन्फिडेंस का फ़र्क होता है। बेशक उनसे जाके आप पूछ लेना, नॉलेज में शायद 100 को इससे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि जो बेसिक, देखो मैं आज आपको एक बात बता दूँ कट ऑफ के बारे में, जो सबको आता है ना वो ही कट ऑफ होती है। ये जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं
उनसे कट ऑफ कभी डिसाइड नहीं होती, वो आपका मोराल डाउन करने के लिए होते हैं पेपर में। और जैसे ही आपका मोराल डाउन होता है आप कॉमन क्वेश्चंस भी गलत कराते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर लाऊंगी कि कैसे नॉर्मल ब्लंडर्स करके हम अपना पेपर जो है 1 साल अपना ख़राब कर लेते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो कभी आपके गलत नहीं होने चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स में बात कर रही हूँ मैं, मतलब पॉलिटी में, हिस्ट्री में, इको में, साइंस में, जो सबको आता है ना, वो बस आप गलत मत करना। तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमेशा ब्रशअप करते रहो। कुछ नया मिल रहा है, हमेशा अपनी एक नोट्स का चार्ट बना लो। पॉलिटी की एक आप A4 साइज़ के पेपर ले लो, 5-6 स्टेपल कर लो उनको, और ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट वाइज बना लो। और ऐसे आपके पास एक छोटी सी कॉपी होनी चाहिए स्पाइरल, मैं अटैच करूँगी जो मेरी है। जो भी मिला आपको पॉलिटी हिस्ट्री का बेसिक के अलावा जो न्यू मिला वो आपका इस कॉपी में चला जाना चाहिए। एट द एंड ऑफ द, मतलब मैं कहती हूँ मे के स्टार्टिंग में आपके पास वो 10-20 पेजेस की ऐसी चीट शीट होनी चाहिए कि वो, और 1 मिनट, उसमें कुछ ऐसा सीक्रेट ट्रेजर नहीं है कि क्या है उसके अंदर, वो आपके लिए है, वो कस्टमाइज्ड है। आप क्या भूल जाते हैं, आप क्या गलतियां करते हैं, सब कुछ उसी में ही होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए कि आप वो मिस्टेक्स ना करें। एप्टीट्यूड हो कोड जो से हम ट्रिक्स बोलते हैं, वो ट्रिक्स नहीं होती सर, वेल ट्राइड एंड टेस्टेड साइंटिफिक मेथड होता है पेपर के हिसाब से। वो एप्टीट्यूड कोड्स आपके पास होने चाहिए। मिस्टेक्स अपनी रिपीट मत करो। यू शुड बी एनालिसिस अगेन, कितना अटेम्प्ट करना है एक्यूरेसी के लिए। इनफ सर, इनफ। कितना पढ़ोगे, पागल थोड़ी होना है। इनफ, क्लियर प्रीलिम्स, ख़त्म। तो क्या बताया मैंने टेस्ट सीरीज़ के बारे में, 50 से 65 के बीच में करनी है, सेक्शनल करने हैं, फुल लेंथ टेस्ट करने हैं। अब ये आप अपने लिए खुद डिसाइड करो, जब तक कंफर्टेबल ना हो जाए। मतलब मेरा मानना ये है कि 5 पर सब्जेक्ट कर लो। उसके बाद आखिरी का जो मंथ है उसमें आपको एटलीस्ट 30 फुल लेंथ टेस्ट करने हैं। 30 एवरी डे 1 टेस्ट। और पेपर से 10 दिन पहले ओनली पास 10 ईयर्स पेपर। बताती हूँ इससे होगा क्या। इधर से आपको नॉलेज आ गई, अपनी मिस्टेक्स पता चल गई। यहाँ से आपको ट्रिक्स, जिसे कि मैं एप्टीट्यूड कोड बोलती हूँ, वो पता चल गए। अब आपको आखिरी के 10 दिन में सब कुछ क्यूमुलेट करके यहाँ लगाना है। और आपको पेपर के हिसाब से यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि पेपर मुझे कहाँ कहाँ घुमा रहा है। ठीक है, तो हमारा हो गया, सोर्सेज हो गए, टाइमलाइन हो गई, टेस्ट सीरीज़ हो गई। रिवीजन सर आपको मैंने बता दिया है, 1 से 2 बार अगर पढ़ना हो तो उस चीज़ को मत पढ़ना सीधा। अगर आप सोच पा रहे हो 4-5 बार नहीं पढ़ पाओगे तो उस चीज़ को कभी मत पढ़ना। आज ही बता रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। उसकी जगह कुछ रिवाइज कर लेना। एवरी डे you should be dedicating at least 1.5 to 2 hours simply for revision, because it's simply like going forward leaving everything behind. पढ़ते जाओ, कितना पढ़ लोगे, जब तो कुछ याद ही नहीं रहेगा ना, एंड वाले दिन एकदम ब्लैंक हो जाओगे, एकदम ब्लैंक। और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने मेरी ये बात आज की मानी नहीं, रिविजन नहीं किया। अब आ जाओ करंट अफेयर्स के ऊपर। ये सोर्सेज वीडियो है पूरा, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, वो हम लाएंगे दोबारा। आज आपको सोर्सेज बता के डाउट्स मेरे पास आ रहे थे तो इसे ख़त्म कर देते हैं। सर करंट अफेयर्स, अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन मिथ इन द जर्नी ऑफ यूपीएससी। मार्केट में सर जो भी बातें हो रही हैं, आई एम वेरी अनअवेयर ऑफ देम एंड आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद प्रूफ कि मेरे करंट अफेयर्स के 90% ऑफ द क्वेश्चंस हमेशा ठीक होते हैं। और मैं करंट अफेयर्स को, I would not lie, every day approximately 1.15 आवर्स देती हूँ। इसके बाहर मैं कुछ नहीं करती। आपको कुछ और करना है आप वो कर सकते हैं, पर चूँकि मैं ये वीडियो अपने जैसे लोगों के लिए बना रही हूँ जो एकदम नॉर्मल है और नॉर्मल तरीके से ये पेपर निकाल, डोंट गिव एनीथिंग एनी अनड्यू एडवांटेज विच इट डजंट डिजर्व। ओके, एंड करंट अफेयर्स इज़ वन आउट ऑफ देम। ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं इसको। Every day you should be reading newspaper, any one,
ठीक है, इमोशनल मत हुआ करो। कोई एक, वो इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है या वो द हिंदू हो सकता है। हाँ, मेंस में यू शुड स्टार्ट रीडिंग अदर न्यूज़पेपर, पर वो मेंस के बारे में बात करेंगे। पर देखो, अगर आज कोई न्याय संहिता का बिल बना है, फॉर एग्जाम्पल बना है ना, तो वो इंडियन एक्सप्रेस भी कवर करेगा, वो द हिंदू भी कवर करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा आई हैव हर्ड फ्रॉम माई सीनियर्स कि ये थोड़ा सा लेफ्टिस्ट होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, पर अगर ये भी पढ़ रहे हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके। दोनों कवर करेंगे। अगर आज लद्दाख में कुछ हुआ है तो दोनों कवर करेंगे, कोई भी छोड़ेगा नहीं उसको। एक आपको ऑल इंडिया रेडियो पे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है, न्यूज़ एट 9 बोलते हैं उसे। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उससे अच्छी होती हैं, मैं बेटर इक्विप होती हूँ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो। और एक मैं पीटीज पढ़ती हूँ एंड पे विजन की। हालांकि आता कुछ नहीं है उससे, एकदम डायरेक्ट हिट कुछ नहीं होता, पर मन को शांति मिल जाती है कि हमने पढ़ लिया। और इससे पहले जो मैं आपको बताऊंगी, जिसे मैं तवज्जो देती हूँ, वो होता है PIB का ईयर एंड रिव्यू। मैं हर मेजर वेबसाइट का पढ़ के इसके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। ये तो हो गया हमारा मेजर करंट अफेयर्स का। वो कंसिडरिंग फ्रॉम द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, आप प्लेसेस इन न्यूज़, स्पीशीज़, डोमेस्टिक मतलब इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पीशीज़, ओके, मतलब जो भी ये सब होती हैं, किसी एक वीडियो से कवर कर लो, बेस्ट रहती है। वीडियो देखो और अपना शॉर्ट नोट्स बना लो। ये वाली वीडियोस देख लो, PT पढ़ लो, ईयर एंड रिव्यू, और इन दोनों के इन तीनों के इनफैक्ट आपके पास नोट्स होने चाहिए। और न्यूज़पेपर अगर पढ़ा है तो आपका अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको मैगजीन्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सर इतना कर लो, अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एनीवेयर बिटवीन 10 to 15, मतलब आई शुड नॉट बी सेइंग 10, 12 to 15 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए अगर आपने कायदे से पढ़ाई करी है। और जो आपको नहीं आता ना, वो किसी को भी नहीं आता, ठीक है। तो उन बातों पे ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। आई होप आई catered to all of the basic doubts. If there is anything left, you can tell me in the comment section below. I would address that in next video. नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगी, अभी आप अगर आपको देखना हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको बहुत नॉलेज है तो प्लीज़ नमस्ते, आप मुझे थोड़ी सी दे दो। अपने जैसे लोगों के लिए बना रही हूँ ये वीडियो सर, जिनको कुछ नहीं आता, जो नॉर्मल है और नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करके ही पेपर निकालना चाहते हैं। तो नेक्स्ट मैं लाऊंगी ट्रेंड एनालिसिस का, जो मैंने खुद बनाया है सब्जेक्ट वाइज अपना, कहाँ मिस्टेक्स होती हैं, मैं अपनी मिस्टेक्स शीट दिखाऊंगी आपको। और फिर ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हाउ टू डेवलप MCQ एप्टीट्यूड। ये सीरीज़ चलेगी सर, वेयर आई विल with the help of people those who have consistently cleared 4-5 prelims, I will bring to you the secret codes always hidden and in front of your eyes in the exam, and how brilliantly we miss them. With this I take leave with you from today. I take leave from you अभी के लिए। I am very sorry. जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए उठो, जागो, नमस्ते।